हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों को पता है, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात होगी डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों हमने बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। उसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके एक्सियल पोजीशन पे, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एट एनी पॉइंट्स। ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है। तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 से। क्या जी? मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी और उसमें हमने अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया था। तो वो मेरे प्यारे बच्चों अपने ऊपर एक टॉर्क को एक्सपीरियंस कर रहा था, जिसकी वैल्यू थी टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। याद आ रहा है? याद करना है। ठीक है। चल, तो ऐसा फिगर हम लोग बना लें। चलो सर बना लो, नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, क्योंकि ऐसा फिगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 में बना भी चुके हैं। तो चलो, लेकिन मैं बना देता हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 4-5 हम लोग पैरेलल एरो बना देते हैं, तीर बना देते हैं। ठीक है, मान लो इसको भी रहने दो इसी में, है ना? बन गया। ये क्या बच्चों शो करता है? ये शो करता है सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें मेरे प्यारे बच्चों अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल लेके आएंगे और यहां पे इसको पुट कर देंगे -q और ये रहा +q। ठीक है। इसकी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 2a है, इसका मिड पॉइंट मान लो O है, यहां से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने बात किया था चैप्टर नंबर 1 में कि इस पे जो एफ नेट कार्य करता है, जो एफ नेट लगता है, वो तो 0 होता है। क्यों जी? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को याद होना चाहिए कि +q पे लगता है मेरे प्यारे बच्चों इधर फोर्स, -q पे लगता है इधर फोर्स, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, ये मेरे प्यारे बच्चों है F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट और मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे बच्चों सेम है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। ठीक है। दूसरी बात हमने सीखी थी, ये बात नंबर 1। ये बात नंबर 2 क्या थी कि इस पे जो टॉर्क लगता था वो लगता था टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और जिसकी वजह से ये मेरे प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रोटेट करना चाहता है। ठीक है। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे जब ये रोटेट करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसको हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। तो वही आज हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आपको पता है जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको वर्क डन निकालना पड़ता है। वही जो वर्क डन होगा वही मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो वही हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा फिगर बना लोगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत तो है नहीं, सारी बातें आपको पता है। अरे बोलोगे? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे। ठीक है सर। अच्छा, तो ये फिगर आप बना लोगे जैसा कि मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए सुंदर सा शानदार सा फिगर नीचे बना ही दिया था। ठीक है। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चे रोटेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो ड्यू टू मेरे प्यारे बच्चों टॉर्क आएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एफ तो 0 है,
तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम वर्क डन निकालेंगे, मान लो मैं बता देता हूं पहले, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हम बात करेंगे टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम थीटा कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे वहां पे बात होती थी वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहां पे बच्चों ट्रांसलेशन मोशन होता है। लेकिन यहाँ पे जब रोटेटरी मोशन होता है तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास वर्क डन है वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा सर फोर्स की जगह पे टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन में हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी डेरिवेशन आप करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों को हमने बताया कि 3 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है जी? फर्स्ट स्टेप है सुंदर सा फिगर बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे सुंदर सा फिगर बना दोगे, ठीक है। उसके बाद इस फिगर के बारे में 2-4 बातें लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 2-4 बातें लिख देंगे जो भी इस फिगर में आपने काम किया है। क्या किया है जी? हमको लिखना है सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज लेंथ इज 2a इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड, ठीक है। वी नो दैट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सीधा वहां से चीजों को हम लोग उठाएंगे और अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे मेरे प्यारे लाल, ठीक है। चलिए, तो डी डब्ल्यू हम चाहते हैं, फिगर पे आ जाता हूं मैं, अपने वाले फिगर पे मान लो आ जाओ। हम चाहते हैं कि भैया इसको छोटा सा एंगल रोटेट करवाते हैं। मान लो हमको करवाना है थीटा 2 से थीटा 1 से थीटा 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा सा एंगल डी थीटा इसको रोटेट करवाएंगे, है ना, और देखेंगे हमको उसमें कितना वर्क डन करना पड़ा डी थीटा रोटेट करने में, ठीक है। तो डी थीटा के लिए जो वर्क डन होगा मेरे प्यारे बच्चों उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले से जो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा के बराबर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद जब बच्चे हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इसी डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जहां से भी आपने कहा थीटा 1 से थीटा 2 या मेरे प्यारे बच्चों थीटा 0 से थीटा, जो भी लिखा जाता है, ठीक है। एक एंगल से दूसरे एंगल तक हम लोग इसको रोटेट करेंगे, तो जहां से जहां तक रोटेट करेंगे वहां से वहां तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल सा फंडा यही है। अब थीटा 1 को कहीं कहीं थीटा 0 लिखा जाता है जो इनिशियल एंगल है, और फाइनल एंगल थीटा 2 को थीटा लिख दिया था। वो लिखने का अलग अलग तरीका है, ठीक है बच्चों, लेकिन पैटर्न यही है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, हमको करना है बच्चा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने बात किया। तो हमारे पास डी डब्ल्यू क्या हो गया हमारे पास, टाउ इंटू डी थीटा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, टाउ की वैल्यू क्या थी? टाउ की वैल्यू तो यही थी ना बच्चे, पीई साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पुट कर दिया, है ना। हमने क्या कर दिया, इस डी डब्ल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमको डी डब्ल्यू सॉरी हमने टाउ का मान पुट कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू का मान आ चुका है। अब हम लोग जहां से जहां तक उसको रोटेट करना चाहते हैं उसके लिए हमको इंटीग्रेट कर देना। तो मान लिया हमने, मान लिया मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको थीटा 0 से थीटा, आप चाहिए तो इसको थीटा 1 टू थीटा 2 लिख लो, आपकी इच्छा है, मैं कह रहा हूं ना, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इनिशियल एंगल थीटा 0 लिया और उसको थीटा तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू थीटा 0 टू थीटा। अब डी डब्ल्यू का मान ये है तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू डाल दी गई। फिर उसके बाद P और E मेरे प्यारे बच्चों बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, क्यों, क्योंकि उसका मान तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। केवल बचेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा डी थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों याद करो इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेशन हो चुका है, जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, आ जाओ मैं करके यहां से बता दूं अपने प्यारे लाल को, ठीक है। नहीं सब कहेंगे सर समझ में नहीं आया, चलो
W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DW, थीटा नॉट टू थीटा। चल W इक्वल्स टू DW की वैल्यू क्या है बच्चे, PE साइन थीटा डी थीटा थी DW की वैल्यू, यहाँ पे थीटा नॉट से थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू PE बाहर आ गया, इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चा लोग, हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों DW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE। देख अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन की, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा की जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब जब इंटीग्रेशन हो चुका तो इंटीग्रेशन वाला साइन हम लोग खल्लास कर देते हैं। अब उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट और ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। ठीक है, तो मेरे प्यारे लाल PE, ठीक है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने का तरीका समझ, तो क्या होता है, इसी थीटा के जगह पे ये वाला थीटा पे रखा जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा की जगह पे थीटा नॉट रखेंगे, तो माइनस का कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर। चल तो ये हो जाएगा हमारे पास W इक्वल्स टू PE, ये हो गया माइनस का कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा नॉट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब जो प्लस है वो पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख लो, आपकी इच्छा है। तो W इक्वल्स टू PE कॉस थीटा नॉट टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है। अब यही वर्क डन क्या हो जाता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। इस बात को आप भी मानते हैं, तो आ जाओ देख लो वही हालचाल है कि नहीं है। ठीक है, सारी कहानी वही है, सेम टू सेम। अब W ही क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, U बन जाएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं, आ जाओ फिगर में बता देता हूं मैं। हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा होता, ऐसे रखा होता, ऐसे, ठीक है, एकदम ऐसे, और यहाँ पे मेरे पास जो माइनस क्यू है ही, ये वाला हमारे पास प्लस क्यू हो जाता, तो एंगल कितना बनता, 90 डिग्री। और इस पोजीशन पे जब मेरे प्यारे बच्चों थीटा नॉट क्या है, 90 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो होती है। बात समझ में आई। तो इस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का थीटा नॉट 90 ले सकते हैं और थीटा को थीटा पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक जनरल एक फॉर्मूला आ जाएगा, और उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फिगर मैं मिटा देता हूं। चलिए, यहां तक की बात हो चुकी है। वही बात यहाँ पे की गई है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मैंने ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, U का मान क्या था पहले, PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा है। ठीक है बच्चे, अब अगर मान लो थीटा नॉट की वैल्यू मैं 90 ले लूं, है ना बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों जो U की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, PE, और यहाँ पे हो गया कॉस 90 डिग्री, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे लाल U की वैल्यू क्या हो गई, PE, ये तो जीरो हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो U की वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस कॉस थीटा, तो माइनस PE कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का P डॉट E। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। बात समझ में आई। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आप लिख सकते हैं, P डॉट E। ठीक बात है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो भी हमारे पास डेरिवेशन था वो आपको अच्छे से करना आया होगा। ठीक है, चलो
अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो आपको कंडक्टर्स के बारे में पता है, आपको इंडक्टर के इंसुलेटर के बारे में पता है। आप मेरे प्यारे बच्चों लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। तो अभी हम कंडक्टर और इंसुलेटर की ही बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं कंडक्टर की। तो गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, स्टील हुआ, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर हैं। और आप कंडक्टर को कैसे डिफाइन करते थे? आप डिफाइन करते थे जी कि कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट आसानी से मेरे प्यारे बच्चों फ्लो कर जाती है, ठीक है। जो करंट को कंडक्ट करता है, जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मेरे प्यारे बच्चों चलने के लिए एकदम फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कंडक्टर गोल्ड, आयरन, कॉपर और स्टील। तो मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टर्स कंटेन्स free electron that move randomly in different direction in an external electric field. They flow opposite to the direction of field. ये बात आपको पता होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक्सटर्नल फील्ड मेरे प्यारे बच्चों हम जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा, जो कि मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट्स मेरे प्यारे बच्चों क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। जब हमने बच्चा स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में चीजों को सीखा था तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमने इसके बारे में बातचीत की थी, ठीक है, कि जो हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, जब हम उसको चार्ज दिए तो मेरे प्यारे बच्चों वो पूरा का पूरा चार्ज केवल उसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इनसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो इनसाइड मेरे प्यारे बच्चों क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों जीरो था, ठीक है। ये मान लो हमारे पास कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज दिया तो वो चार्ज मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल इसके आउटर सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर इसके कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो होती है। बात समझ में आई? और ये क्यों होता है, हमने कहा कि भाई अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास जो चार्ज आप दोगे वो उसमें मूव कर सकता है, फ्रीडम है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सकता है। और अगर मान लो आपने पॉजिटिवली चार्ज दिया है तो पॉजिटिवली चार्ज में सभी लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल मेरे प्यारे बच्चों करते हैं और अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकते हैं। तो कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों अपने सरफेस पे आ सकते हैं, उससे बाहर कहीं चले जाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो वो बच्चे केवल केवल अपने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है सारे के सभी चार्ज को, ठीक है। तो अंदर चार्ज जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, वही बात हो रही है पॉइंट 1 की। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स लाइन आर नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट इन चार्ज कंडक्टर, ठीक है। जो चार्ज कंडक्टर होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे प्यारे बच्चों उसके क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं उसके सरफेस के। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती हैं, ठीक है, सभी जगह कहीं भी आप बात कर लो। अगला पॉइंट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नो एक्सेस चार्ज इज प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर। बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उसके पास मेरे प्यारे बच्चों एक्सेस चार्ज का नहीं है ना, यानी कि जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने उसके पास निगेटिव चार्ज, मतलब वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अगला, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। देख अभी हमने बनाया था ना एक फिगर, चलो यही बना लेता हूं। जब मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरे प्यारे बच्चा लोग, हमने कहा कि अंदर Q जीरो है और E जीरो है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का, है ना। क्या है बच्चों, बताओ, याद है आपको? हाँ सर, इज इक्वल्स टू माइनस का डीवी बाई डी आर, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम से जान रहे हैं, और इसको हमने लेक्चर नंबर 2 में बातचीत किया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने जब इसको बात किया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का डीवी बाई डी आर, है ना। या आप इसको कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि dv इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, ऐसे लिख सकते हो। d का मतलब क्या है, v2 माइनस v1 तो है, डिफरेंस ही है, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, v2 इज इक्वल्स टू v1, यानी कि जहां भी दो पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं उन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं यहीं से, इसी लाइन से हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, वो कांस्टेंट है। क्या है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सेंटर से लेकर के सरफेस तक मेरे प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है जी। अगला पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज कितना होता है, इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस फिगर में उस चीज को दिखाया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात हम लोग अब करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग के बारे में। इसमें कई ढेर सारी बातें होती हैं। पहली बात तो ये होगी कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों जिसमें हम किसी रीजन को एक्सटर्नल फील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। बात समझ में आई, अच्छा जी। इस फिगर में हम दो तीन बातें करेंगे। जैसे मान लो ये कैविटी है ना, अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कैविटी है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो, बात समझ में आ रही है, और पोटेंशियल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कहीं पे सिग्मा लेस देन जीरो, कहीं पे सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे आपको ये समझना है, ठीक है, मान लो कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के नुकीले पार्ट पर, नुकीला पार्ट मान लो यहाँ पे है, जहां जैसे मान लो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है ना, मान ले ऐसा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर आपने इसको चार्ज दिया है, ठीक है बच्चों, कोई चार्ज दिया है, तो जो इसका नुकीला पार्ट होगा ना, मान ले यहाँ पे नुकीला पार्ट है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो चार्ज डेंसिटी होती है वो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम होगी किसी और जगह के चार्ज। मान ले यहाँ पे आप चार्ज डेंसिटी देख रहे हो, तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी बच्चों यहाँ के चार्ज डेंसिटी से क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको याद रखना है कि जहां पे किसी भी कंडक्टर का नुकीला भाग होता है, ठीक है, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पे मेरे प्यारे बच्चों कर्व टाइप का रहेगा, ज्यादा स्पेस रहेगा, एरिया ज्यादा होगा, वहां पे उसका मेरे प्यारे बच्चों वो क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वहां पे कम होती है। ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ जी ठीक बात है सर। चलिए अब चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग को आप समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ protecting a certain region from the effect of electric field is called electrostatic shielding। ठीक है, किसी भी एक रीजन को एक्सटर्नल फील्ड से बचाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं। अब ये कहाँ अप्लीकेबल, से मान लो बारिश हो रही है, आप मस्ती से कहीं घूमने गए हो, ठीक है बच्चे, मान लो आप बारात में गए, किसी की शादी वादी है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप आ रहे हैं रात में और अचानक से आंधी तूफान बारिश आ जाए और बिजली कड़कने लगे, तो सब लोग पेड़ के नीचे या कहीं और भागने लगते हैं। तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कार में ही सुरक्षित हो उस बिजली से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कार में रहेंगे तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग वहां पे वर्क करता है, क्योंकि आपका जो कार है वो मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग वहां पे सुरक्षित हैं। अगर पेड़ के नीचे हैं तो आप लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इट इज सेफ टू सिट इनसाइड अ कार ड्यूरिंग अ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म बिकॉज द मेटालिक बॉडी ऑफ द कार वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारी जगहों पे ऐसा काम होता है। जैसे मान लो जो हमारे पास लाइन मैन होते हैं, ठीक है, तो वो मेरे प्यारे बच्चों एक वो पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, जिससे वो अपने आप को मेरे प्यारे बच्चों सुरक्षित करते हैं किसी भी शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से। तो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ
from being killed by an electric shock or electric caution, linemen wear suit that are made of Faraday's cage। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट पे एक हमारे पास वो बनाया जाता है सूट, जिसको हम लोग कहते हैं Faraday's cage। ठीक है, बात समझ में आई? ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब कंडक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों, कंडक्टर क्या होता है? सच सबस्टेंस इन विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, ईटीसी। ये बात हम लोग कर चुके हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें इसका उल्टा हो, यानी कि सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटिंग सबस्टेंस, जैसे वुड, ग्लास, वैक्स, लीड, ये सब चीजें हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक और मटेरियल के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जो कि जनरली है बच्चों इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो तो यहाँ पे दो फिगर बनाया गया है। ऊपर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? कंडक्टर है, और नीचे क्या है हमारे पास? डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस है, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस है। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक आप कैसे याद रखेंगे? डाई इलेक्ट्रिक आप याद रखोगे कि डाई इलेक्ट्रिक जनरली मेरे प्यारे बच्चों इंसुलेटर होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी फिक्स्ड कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, वो उसकी कंडक्टिविटी नहीं है, उसमें जो चार्ज है वो मूव नहीं करता है। बात समझ, चार्ज उसमें अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, जिसको हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक। तो आ जाओ डाई इलेक्ट्रिक को मेरे प्यारे बच्चों डिफाइन कर लेते हैं। दोज सबस्टेंस विच डू नॉट conduct electric current but produce electrical effect when placed in an external electric field are called dielectric materials। ठीक है, जैसे मान लो माइका हुआ, ग्लास हुआ, वैक्स पेपर हुआ, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि मेरे प्यारे बच्चों क्या सभी इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक्स हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो इंसुलेटर होता है, लेकिन सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ उसमें स्पेशल हैं सबस्टेंस इंसुलेटर के जो कि डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूं कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, जनरली इंसुलेटर होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों जो डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है बच्चों नॉन पोलर, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखो, अब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर स्टार्ट किया है हेडिंग, तो वहां मेरे प्यारे बच्चों हम लोग छोटे छोटे हम लोग डिफिनीशन की ही बात करते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें डेरिवेशन वगैरह फॉर्मूले वगैरह नहीं है, तो उसमें जो डिफिनीशन है वो आसान आसान डिफिनीशन है, आपके सिलेबस में है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल क्या हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मेरे प्यारे बच्चों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसके जो नॉन पोलर का मतलब ही है कि भैया उसका जो डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़िए, डिफाइन करिए भैया कि दोज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर मॉलिक्यूल्स कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है? उनके बीच में गैप नहीं होता। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? Q इंटू 2L हम लोग पढ़े थे, इसको हम D भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच का, वो बच्चों यहाँ पे एकदम जीरो है। तो जब ये जीरो, तो मेरे प्यारे बच्चों P भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? जीरो होते हैं। दैट इज दे आर एट द सेम पॉइंट्स, है ना?
जब सेम पॉइंट्स होंगे तो बीच में डिस्टेंस कहां बची, नहीं बची, इसलिए जीरो। आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ईच मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट इन इट्स नॉर्मल स्टेट। ठीक है, वही बात मैं कह रहा था कि इसके सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ओवरऑल भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जीरो ही होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसका फिगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बना हुआ है कि हमारे पास क्या है, ये H2 है, हमारे पास क्या है, ये CO2 है। ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बनाते हैं वैसे फिगर में तो इसको ऐसे बनाया जाता है, जहां पे प्लस, अरे रे 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 रे, छोटा छोटा पहले डब्बा बनाते हैं, पहले डब्बा नहीं गोला, ऐसे दो चार में बना देता हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अरे रे 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 रे, कि टिक 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 टिक, डिंग 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 डिंग। तीन, इसको यहां रखते हैं। अरे भैया जल्दी से बन जाओ भैया मेरे, आ गया। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास कुछ ऐसा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस एक ही पॉइंट्स पे होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नॉन पोलर, क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलिए अगला मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनका अपना डाइपोल मोमेंट्स होता है। लेकिन जब ओवरऑल मटेरियल की बात करेंगे तो उसका भी मेरे प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी मैं समझाऊंगा उनके ओरिएंटेशन से। चलो रैंडम ओरिएंटेशन से। तो डिफाइन करिए पहले कि those dielectric material in which the center of positive and negative charge in their molecules do not coincide नहीं करेंगे, उनमें कुछ गैप होगा, तो इसका बच्चों क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। दैट इज दे आर सेपरेटेड। ठीक है, लीडिंग टू अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl हो गया, H2O हो गया। जब हमने डाइलेक्ट्रिक मोमेंट आपको सिखाया था या इलेक्ट्रिक डाइपोल सिखाया था तो हमने कहा भी था कि NaCl, HCl ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है ना। चलो, तो इसका फिगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है सुंदर सा, और आपको दिखाया भी गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यहाँ पे देखो ये H है, ये Cl है, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों इस पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस से प्लस की तरफ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। इसका मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता है। ठीक है, ये H2O का था। ठीक है ना। और वैसे जैसे वहां पे हमने फिगर बनाया था, अगर मान लो नॉन पोलर के लिए बनाओ गया तो उसका कुछ ऐसा बनता है। चलो मैं बना देता हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे होगा। दो तीन ही बना लो, है ना। चलो एक और बना देता हूं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में, है ना। वैसे ऐसे, तो इनमें बच्चों क्या हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में गैप है। ठीक है, तो अगर मान लो सबका डाइपोल मोमेंट देखो, ये माइनस से प्लस इसका इधर होगा, माइनस से प्लस इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। तो सब लोग रैंडम डायरेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों हैं, लेकिन ओवरऑल जो ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट होता है वो मेरे प्यारे बच्चों वो भी जीरो होगा। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के इनका अलग अलग
अलग अलग मॉलिक्यूल्स का आपको दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन जब ओवरऑल की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है इसका भी क्या होता है, जीरो होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम सीखने जा रहे हैं पोलराइजेशन। ये क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, तो हम केवल डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे मेरे प्यारे बच्चों उस पे चार्ज अपीयर्स होते हैं, क्या कहानी होती है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान लो पहले ऐसा था इसका मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फर्स्ट फिगर सेकेंड फिगर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है जो उसके चार्ज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव मेरे प्यारे बच्चों वो शिफ्ट करेंगे ना, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो साइज होता है, मतलब जो उसका शेप होगा वो भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो वही चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। मतलब वो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो उन दोनों पे फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज को बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, तो उनका जो क्या बोलते हैं, जो उनका फिगर होगा, अगर मान लो हमने राउंड सा दिखाया था तो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा कि फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़िए। Polarization is the process in which an external electric field causes the positive and negative charges in a dielectric material to shift slightly in opposite direction, creating an induced dipole moment। ठीक है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के आने से, अब वो चाहे पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स हो, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों अब एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तब तक मेरे प्यारे बच्चों दोनों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था। हालांकि उनके मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो हमारे पास नॉन पोलर का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन पोलर में डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन जब ओवरऑल की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसका भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता था। इतनी बात अभी तक हो चुकी है, ये छोटी मोटी बातें बड़ी लेकिन काम की बातें हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको फिगर से चीजों को समझा देना चाहता हूं। देखो आ जाइए समझिए बात को। मैं यहाँ पे 3 फिगर बनाऊंगा, ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे मान लो पहले मैं यहाँ पे लिख दूं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, हेडिंग डाल लेता हूं, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, एनपीडी मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। समझ में आई बात? चलो जी, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही कहानी है। हमारे पास मान लो कई बना लेते हैं, मान लो मैं 3 इसको बनाना चाहूंगा। टिक टिक टिक, ऐसे बहुत सुंदर बन रहा है सर, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही सुंदर से आपको समझना भी है, ठीक है, ये नहीं कि खाली सुंदर सुंदर बनाओगे। चलो एक फिगर बनके तैयार हुआ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या होता है, जब नॉन पोलर की बात करेंगे तो ऐसा होगा कहानी, ठीक है, उनके जो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं वो कॉन्साइड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या है, जीरो है, और इसको हम आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो है तो कहानी ऐसा है। बात समझ में आई? जब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि अब उनका जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, कैसा, ऐसा। ठीक है,
3 लेयर बन जाएगा? छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 लेयर थे तो इसलिए मैं 3 लेयर ही बनाना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ना। ठीक है बच्चा, बहुत सही सर, बहुत सही। ये तीनों हो गए। टिंग डिंग 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 डिंग। समझ पा रहे हो ना? हाँ सर, समझ पा रहे हैं सर। सर समझ तो पा रहे हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो मेरे प्यारे बच्चे, जो इनके चार्ज होंगे पॉजिटिव निगेटिव, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर जाएगा, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ ये कि मेरे प्यारे बच्चों जो ये होंगे ना, ये लोग आपस में मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जो ये लोग बच रहे हैं बाहर वाले, प्लस प्लस प्लस, ये वाले माइनस माइनस माइनस, तो मेरे पास जो फाइनल हमारे पास फिगर बनेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस, ऐसा। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों है फाइनल पोलराइजेशन, जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि हमारे पास ये है, प्लस और माइनस के कारण। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो जो हमारे पास ई नेट होगा ना, ई नेट होगा, वो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि बाहर वाला ज्यादा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ई की वैल्यू ई नॉट माइनस ई आई है। समझ पाए? ये किसका मेरे प्यारे बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग पोलर की बात करते हैं, अगर हम लोग पोलर की बात करेंगे तो चीजें एकदम सेम टू सेम ही रहेंगी। चलो नीचे में लिख दूं, अरे रे रे रे, नीचे में लिख दूं, पोलराइजेशन ऑफ पोलर, पीडी, 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 पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसका भी सर 3 फिगर बनेगा। हाँ बच्चे, अरे रे 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 रे, ठीक है, ये 3 फिगर बनेगा। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कम ही बनाऊंगा, है ना, ज्यादा इसमें नहीं बनाऊंगा, जिससे कि जल्दी चीजें हो जाएं। आप समझ तो गए ही क्या होगा। अरे रे रे रे, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए गोला। तो थोड़ा सा ऐसे पहले ही होता है पोलर का, है ना बच्चे। चलो इधर उधर कहीं भी रख लेते हैं इन लोगों को, और कहीं पर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ऐसे बना लेते हैं, है ना बच्चे, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। समझ रहे हो ना क्या है? हाँ सर समझ रहे हैं। चलिए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है। तो यहाँ पे मान लो ये प्लस, ये माइनस, 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 और ये क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, और जब मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो मेरे प्यारे बच्चों जितने लोग हैं उनका जो फिगर बन जाएगा, मान लो ऐसा बन जाएगा। तो कितने लोग हैं आप काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6, तो 6 मैं बना लेता हूं ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ये लोग अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैं एग्जैक्ट ही अरेंज कर दे रहा हूं, है, पहले तो स्लाइटली ये बच्चों इधर उधर होते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट यही मिलने वाला है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और फाइनली फिर से क्या होगा, फिर से सर वही कहानी होगी कि ये जो प्लस माइनस है
ये बच्चों इनकी कहानी खत्म हो जाएगी और ये माइनस माइनस वाले इधर आ जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, इधर जाएगा प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से हम लोग जानते हैं कि इधर क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनसाइड हमारे पास क्या है, EI है। और मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E0 माइनस EI के बराबर होगा। ठीक है, तो आपने देखा चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों एक हेडिंग है छोटा सा, इसका डेफिनेशन क्या, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। तो द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ सबस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे प्यारे बच्चों कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू काई इंटू ई के बराबर, जहां पे काई को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला है, ये डिफिनीशन है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमने जो फिगर बनाया वही फिगर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो भी था सेम टू सेम फिगर जैसा हमने यहाँ पे बनाया था। देख लो, ये फिगर बनाया ना हमने यहाँ पे, ठीक है, पोलराइजेशन के बाद, तो वही फिगर साफ साफ यहाँ पे बनाया गया है, वो चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, तो ऐसा हमारे पास अरेंजमेंट हो जाता है। और पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर को हम कैसे लिखेंगे, सारी बातें जो हमने कहा उस बात को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, when a non-polar dielectric is placed in an electric field, positive and negative charges within each atom or molecule experience force in opposite direction। प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव वाला उसके अपोजिट डायरेक्शन में। This cause the electron cloud to shift, creating a temporary separation of charges and an induced dipole moment। ये बातें हमने की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, the induced dipole moments align themselves with the अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटिंग एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो EI की बात हुई है ना, दैट अपोजिट दी एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था ना, हाँ जी। दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि पहले तो E0 था, लेकिन जो टोटल E है वो E0 माइनस EI था। ठीक है, ये बातें हो गई। अगला मेरे प्यारे बच्चों पोलर के लिए हमने ऐसा फॉर्मूला बनाया। अब मैंने कहा ना कि स्लाइटली शिफ्ट होता है, तो पहले अरेंजमेंट ऐसा होगा, लेकिन बाद में तो वैसे ही सिमेट्री जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फिगर है, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे सारी बातें क्या, फिर से वही कि व्हेन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑलरेडी पोजेस परमानेंट डाइपोल अलाइन देमसेल्फ विद द फील्ड, क्रिएटिंग अ नेट डाइपोल मोमेंट एंड रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं ये पोलराइजेशन वाला सारा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरह बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसमें ढेर सारी चीजों की बात करने वाली है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। बात समझ में आई? तो चलो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कि वो कंडक्टर मेरे प्यारे बच्चों कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। क्या मैंने कहा कि वो कंडक्टर अपने पास कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी बच्चों एबिलिटी के बारे में बताता है क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आई क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो कंडक्टर अपने पास कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया,
तो क्या मनमर्जी का चार्ज अपने पास रख लेगा क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वही बातें आज की अब इस वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग करेंगे कि किसी कंडक्टर को हम लोग कितना चार्ज दे सकते हैं, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, क्या क्या और तरीके हैं कि हम लोग उसके स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं कि वो ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। ये सारी बातें हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको डिफिनीशन में लिखना है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, सॉरी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस से आप क्या समझते हो, तो आपको ये लाइनें लिखनी है। ठीक है, क्या? द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर एंड द increase in potential of conductor is called the electric capacitance of that conductor। कुछ सर पल्ले नहीं पड़ रहा, आजा पहले मैं आपको कहानी बताता हूं। देख, कहानी मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जैसे मान लो एक बाल्टी है। क्या है बच्चों? ये बाल्टी है जी, है ना? अरे ऐसी बाल्टी होती है क्या? ना जी, एकदम सुंदर सा बाल्टी बनाएंगे। बाल्टी बन चुकी है, तो मेरे बच्चे इसमें मान लो पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पानी भरा हुआ। अच्छा, मान लो पहले मेरे प्यारे बच्चों ये खाली था। चल पहले खाली कर देते हैं इसको, एकदम खाली, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना? ये क्या है? कुछ नहीं है। मान लो बच्चे ये क्या है? बाल्टी मैंने बनाया, तो बाल्टी है ये। चलो, इसमें बच्चों मैं वाटर डाल रहा हूं, है ना? तो मैं पानी इसमें डाल रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसमें आप पानी डालोगे तो बताओ इसमें क्या होगा? इसमें होगा सर, जैसे जैसे पानी इसमें आएगा, इसके वाटर का लेवल मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? क्या कर रहा है? वाटर का लेवल, वाटर लेवल मैं लिख देता हूं, वाटर लेवल क्या होता है बच्चों? इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप इसमें पानी डाल रहे हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जब हम लोग वाटर इसमें डाल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वाटर लेवल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? जैसे जैसे पानी डालेंगे इसमें, वाटर लेवल इंक्रीज, और पानी डाला और वाटर लेवल इंक्रीज, और पानी डाला और वाटर लेवल बढ़ गया। जैसे जैसे पानी डालोगे वाटर लेवल इसमें बढ़ जाए। अब मेरे पास बढ़ते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरा बाल्टी मेरे प्यारे बच्चों पानी से भर चुका है ना? एकदम पूरा भर गया। मान लो ये 5 लीटर का बाल्टी था और 5 लीटर पानी इसमें आ चुका है। अब ये बाल्टी भर चुका। अब अगर मान लो और एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो क्या कहानी होगी सर? कहानी क्या होगी? पानी बाहर निकल जाता है। क्या और ये पानी को स्टोर कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं। तो वही हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टर के साथ भी है। क्या है बच्चों? वही हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों किसी कंडक्टर के साथ है। मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे, यहाँ पे पानी दे रहे थे, ठीक है। हमने इस चीज को सीखा था इसी वाले चैप्टर में, इसी वाले चैप्टर में कि दो बंदे थे हमारे पास, रामू और श्यामू, उन दोनों के हाथ में एक पाइप दे दिया था, ठीक है। तो पानी का फ्लो हो रहा था जब हाइट का डिफरेंस था, जब हाइट का डिफरेंस नहीं था तो पानी का फ्लो रुक जाता था। तो वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आपको कहानी से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे वाटर है वैसे यहाँ पे चार्ज है। जैसे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वाटर लेवल है, तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल होगा। आप इसको चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज होगा। चार्ज इंक्रीज तो पोटेंशियल इंक्रीज, सिंपल सी बात है। जैसे वाटर डालोगे वो वाटर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे जब जब मतलब इसमें जब चार्ज आप देते जाओगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं से सारी कहानी समझ में आती है कि अगर आप चार्ज को देते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। चार्ज देते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। बात समझ में? तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हम जब इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम सी कहते हैं, और ये दी, तो यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है? कैपेसिटेंस है। उस कंडक्टर का क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो C यहां से क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू
Q बाई V हो जाएगा। और वही डिफिनीशन वहां पे लिखा गया था, ठीक है, कि चार्ज बाई पोटेंशियल का जो रेशियो है उसी को आप क्या कह रहे हो, कैपेसिटेंस कह रहे हो। आप देख लो, लिखा गया है, देख लो। The ratio of charge given to conductor and the increase in potential of the conductor is called electric capacitance of that conductor। बात समझ में आई? बोलो, ये पूरी कहानी आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? है ना बच्चे? ये कहानी ऊपर हमने बाल्टी पानी वाली आपको समझाई और ये कहानी हमारे काम की थी नीचे वाली, ठीक है, कि अगर कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या उसका इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल। जैसे हम लोग बाल्टी में पानी डाल रहे हैं तो उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है। और हमने शुरू शुरू में ही जब दोनों बच्चे रामू और सामू वाली कहानी बताई थी तो वहां पे भी हमने वाटर लेवल कह लो या हाइट कह लो, उससे मेरे प्यारे बच्चों हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझाया था आपको, ठीक है। चलो, तो ये बातें समझ पाए आप लोग। तो हमारे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V होता है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे C है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बला है? हाँ जी, जो कैपेसिटेंस C है वो ना तो Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को अपने दिमाग में आपको अच्छे से फिक्स कर लेना है। बात समझ में आई? तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा ये होगा मेरे प्यारे में से, मान लो कैपेसिटेंस क्या है, उसको कहीं कहीं कैपेसिटी भी लिखा जाता है, क्षमता, स्टोर करने की क्षमता जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज स्टोर करवाना, यहाँ पे पानी स्टोर करवाना। तो बाल्टी से फिर से समझो, बाल्टी से कहानी समझोगे बुरा मजा आ जाएगा, सब कुछ समझ पाओगे। अगर मान ले मैंने कहा कि ये 5 लीटर की बाल्टी है, पूरा 5 लीटर पानी डाल दिए, ठीक है, उसके बाद क्या बच्चे इसमें पानी आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा। यानी कि इसकी कैपेसिटी फिक्स है। बाल्टी की कैपेसिटी क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई है, 5 लीटर, ठीक है। तो अगर इसमें और पानी आपको डालना है तो कुछ और कांड आपको करना पड़ेगा, यानी कि कहीं पे आप इसका मतलब होल वगैरह करके किसी और जगह इसके पानी को आप ऐसे निकाल सकते हो, तब इसमें जितना चाहो आप पानी डालोगे लेकिन इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप चाहते हैं कि वाटर लेवल इसका ना बढ़े तो आपको मेरे प्यारे बच्चों इस बाल्टी के साथ कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जुगाड़ क्या है कि आप किसी और मतलब बाल्टी के साथ या किसी और चीज के साथ इसको कनेक्ट करोगे पाइप से, तो जो पाइप में डाला वो सारा सारा पानी उसमें चला गया, तो इसका वाटर लेवल नहीं इंक्रीज कर रहा है। अब जितना चाहो आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो वही हालचाल हम लोग कंडक्टर के साथ भी सीखने वाले हैं, ठीक है, कि कंडक्टर के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो हम एक तरीका अपनाएंगे जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसको हमने कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उस कॉन्सेप्ट में इस चीज को खत्म किया जाएगा कि हम लोग कंडक्टर को जितना चाहे उतना चार्ज दे पाएंगे, ठीक है। वैसे आप पोटेंशियल चार्ज दोगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, चार्ज दोगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो इसकी भी एक क्षमता होगी, एक औकात होगी ना चार्ज को स्टोर करने का। बात समझ में आई? तो उस औकात को हम बढ़ाएंगे कोई तरीका अपना करके, ठीक है। अभी आप समझो कि अगर जब बाल्टी है, जब तक हमने कोई जुगाड़ नहीं किया है, तो क्या ये 5 लीटर से अधिक पानी अपने पास रख सकता है क्या? नहीं, इसकी औकात ही इतनी है। तो यानी इसकी कैपेसिटी क्या है? फिक्स्ड है, ना तो वो वाटर पे डिपेंड कर रही है ना तो वाटर लेवल पे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब ये 5 लीटर का है तो इसमें आप 100 ml पानी भी रख सकते हो, आप इसमें 200 ml भी पानी रख सकते हो, आप इसमें 3 लीटर भी पानी रख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई? तो वही हालचाल इसका भी है कि कंडक्टर का जो कैपेसिटी है वो मेरे प्यारे बच्चों फिक्स है, आप उसमें जितना चाहो उसके कैपेसिटी से कम चार्ज कर सकते हो। तो यही बातचीत यहाँ पे है, जैसे बाल्टी वाला, कि मेरे प्यारे बच्चों बाल्टी में जो पानी का स्टोरेज है 5 लीटर, वो उसकी औकात हो गई, कैपेसिटी हो गई। वो 5 लीटर पानी पे डिपेंड नहीं करा आप कितना पानी डालोगे। वो 100 ग्राम भी 100 ml भी रख सकता है, 200 ml भी रख सकता है, 2 लीटर भी रख सकता है, 3 लीटर भी रख सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है कि C इक्वल्स टू Q बाई V, जैसे हमने वहां पे आपको बताया, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है।
तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक नई क्वांटिटी है, तो इसका हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे C इक्वल्स टू Q बाई V था ना, तो Q का कुलाम, V का वोल्ट, तो Q कुलाम पर वोल्ट, या इसको मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं फैरड। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं Q और V, क्योंकि हमने Q का डायमेंशन सीखा है, हमने वोल्टेज का भी डायमेंशन सीखा, मतलब पोटेंशियल का भी डायमेंशन हमने सीखा है। दोनों डायमेंशन से आप कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं। और ये बातें हमने साफ साफ लिख दी कि C मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, यहां से आगे की क्लास, ठीक है, यहां से आगे की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी बातें हमने आपको सिखाई वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और मेरे प्यारे बच्चों हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके आप अपने हर एक डाउट्स को बच्चे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।